अल्सरेटिव कोलाइटिस आपने ज़रूर नाम सुना होगा। ये बड़ी आंत की एक प्रॉब्लम होती है। आज का वीडियो मेरा उसी के ऊपर है, आपसे उसी पर डिस्कशन चाहूँगा करना आज मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ। मैं जीआई सर्जन हूँ, जीआई कैंसर सर्जन हूँ। तो हम यदा-कदा अक्सर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की चीज़ें देखते रहते हैं। ये डायग्नोसिस बनता रहता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को समझने के लिए हमारे को बड़ी आंत को समझना ज़रूरी है। बड़ी आंत मेरी दाहिनी तरफ से शुरू होती है और बाईं तरफ जाके रेक्टम मतलब मलाशय तक वो जाती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस आपकी बड़ी आंत की प्रॉब्लम है। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें आपका शरीर आपकी बड़ी आंत की जो म्यूकोज़ा है, उसकी जो लाइनिंग है, उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। वहाँ पर अल्सर्स बन जाते हैं, ज़ख्म बन जाते हैं और वो म्यूकोज़ा बड़ी फ्राइबल सी हो जाती है। टच करने पर ही उसमें ब्लीडिंग करनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है उसके लक्षण क्या हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण हैं, सबसे प्रमुख लक्षण है कि आपको बार बार लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है और उस लैट्रिन के अंदर म्यूकस मतलब बलगम, जो आप देखते हैं कि कभी कभी आंव जिसको आप बोल सकते हैं, साथ के साथ आपके उसके लैट्रिन के अंदर ब्लड आ सकता है। ये प्रमुख उसके सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी ये सिम्टम्स इतने सीवियर हो जाते हैं कि आपको रात में सोते सोते भी एकदम से नींद खुलती है और आपको लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रमुख सिम्टम है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कभी कभी आपकी कुछ और प्रॉब्लम्स भी जुड़ी होती हैं, जैसे प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस अगर ये है तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपके पित्त के रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, आपको कमर में दर्द हो सकता है, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपकी आंखों में लालीपना आ सकता है। तो ये कुछ एडजॉइनिंग या एसोसिएटेड डिजीजेस हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज़, जैसे मैंने बताया, उनका यूजुअल प्रेजेंटेशन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स होता है। तो वो हमारे पास इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो उनकी होती है वो होती है लैट्रिन के रास्ते से एंडोस्कोपी। लैट्रिन के रास्ते से एंडोस्कोपी के अंदर, जैसे मैंने बताया, आपको फ्राइबल अल्सरेटेड म्यूकोज़ा मिलती है, जिसकी जब आप बायोप्सी करते हैं तो उसके अंदर बड़े टिपिकल फीचर्स होते हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को डायग्नोसिस बना देते हैं। जब एक बार आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस का डायग्नोसिस बन जाता है तो ऑब्वियसली आपको उसके ट्रीटमेंट के लिए जाना है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है, मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो मेनली मेडिकल है, मतलब हम दवाइयों से उसको ठीक करते हैं। दवाइयों में कभी कभी आपको स्टेरॉइड भी देना पड़ सकता है, कभी कभी आपको कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी देने पड़ सकते हैं। आजकल दवाइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं और हम बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। पर अल्सरेटिव कोलाइटिस के कुछ मरीज़ होते हैं जिनको बार बार प्रॉब्लम बढ़ती रहती है और दवाइयाँ धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन के अंदर आप बड़ी आंत को रिमूव कर देते हैं और एक पाउच बना देते हैं जिसको हम आइलियल पाउच एनल एनास्टोमोसिस बोलते हैं, IPAA, कि हम लैट्रिन के रास्ते को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस ऑपरेशन के बाद आपकी ब्लीडिंग और ये जो फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉब्लम्स थी ये सेटल हो जाती हैं, क्योंकि आपकी बीमारी केवल बड़ी आंत तक लिमिटेड थी, आप क्योर हो जाते हैं। एक चीज़ को ध्यान रखिए कि सर्जरी फर्स्ट एम ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जरी आपकी तब की जाती है या तो आपका दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, या आपको कैंसर हो गया है, या आंत फट गई है। तो ये कुछ 3 या 4 चीज़ें हैं जिसमें आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ चीज़ों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है उससे बड़ी आंत के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, तो आपको बार बार एंडोस्कोपी कराने की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर आपको बार बार सलाह देते हैं कि आप कोलोनोस्कोपी, लैट्रिन के रास्ते से एंडोस्कोपी कराइए। जब भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, रुकावट महसूस हो रही है, तो ये आपके कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो कुल मिलाकर अल्सरेटिव कोलाइटिस को अगर हम संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो ये बड़ी आंत की प्रॉब्लम है। इसका मेन ट्रीटमेंट आपका दवाइयाँ रहती हैं, और दवाइयों से अगर इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, बीमारी अच्छे से कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, तो हमें ऑपरेशन की सलाह लेनी होती है।
जब भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अपने गैस्ट्रोसर्जन से मिलिए ताकि जल्दी से जल्दी आपका इलाज शुरू हो पाए।